असाइनमेंट 3 देखो, असाइनमेंट 3 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ तक कोई डाउट? थर्ड, थर्ड में क्या थर्ड हुआ? क्वेश्चन। थर्ड में क्या हुआ फिर मुझे बताओ। फोटॉन्स। और असाइनमेंट 2 का 11th में मेरे को हाँ, पहले ए ही आ रहा था, लग रहा था आंसर, बट देन फिर मैंने ये देखा ना आंसर की उसमें बी लिखा है। अरे ये देखो ना क्या है। इनकरेक्ट। ओके। वेलकम टू द शिट वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है ये होने वाली एग्जाम में। करेक्ट इनकरेक्ट के चक्कर में बच्चे अपना भविष्य खो देते हैं। संभालना भाई। देखो, हाँ, फर्स्ट पूछना है असाइनमेंट 3 का क्या? अरे फर्स्ट तो सिंपल सा सवाल है, डिस्टेंस निकालना है, फ्रीक्वेंसी पता है, टाइम पता है, वेवलेंथ पता है। तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से मेरे पास में न्यू आ जाएगा और v, ये v आ जाएगा और v और 2 मिनट से डिस्टेंस आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, v इंटू 2 मिनट्स मतलब 60 सेकेंड्स। पहले तो ये हमारा आंसर है और v क्या है? न्यू लैम्डा है। तो न्यू लैम्डा इंटू 2 इंटू 60। देखो थर्ड देखो भाई, when photons of wavelength 1240 strike a metal surface, the photoelectrons of maximum Ke has 3 times as much Ke as the fastest electron ejected by source of wavelength this from same metal surface. देखो, तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये दो अलग अलग केसेस की बात कर रहा है। इससे हमें हिंट ये मिलती है कि हमें 2 बार इक्वेशन बनाना चाहिए बच्चों। समझ रहे बच्चों? हमें 2 बार इक्वेशन बनाना चाहिए। तो एक बार 1240 के साथ में इक्वेशन बनेगा, तो वो क्या बनेगा बच्चों बताओ? कि 12400 डिवाइड बाय 1240 इंसिडेंट एनर्जी माइनस 5 सेम रहेगा इज इक्वल टू के मैक्स। ये बोल देते हैं के। अब वो बोल रहा है ये के, ये जो के है, ठीक है, तो the photons of photoelectrons of maximum Ke has thrice as much Ke as the fastest electron by source of wavelength this। तो ये Ke जो है ये एक्चुअली 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। अगर ये Ke 1 है तो ये 3 टाइम्स है 12400 डिवाइडेड बाय, सॉरी जगह सही नहीं है अगर तो यहाँ लिख देता हूँ, 12400 डिवाइडेड बाय 2480 माइनस 5 सेम रहेगा इज इक्वल टू के2 हो जाएगा। एंड तुम्हें पता है कि के2 इज इक्वल टू क्या है बताओ? 3 टाइम्स के2 इज इक्वल टू क्या है बताओ? के1 है। के1 को रिप्लेस कर दो किससे बताओ? 3 के2 से। 3 के2 से। अब तुम्हारे पास में कितने वेरिएबल्स हैं गाइस बताओ? 2। और कितनी इक्वेशन है बताओ? 2। तो इन 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल से के2 और 5 निकाल सकते हैं ना हम लोग। सर इस क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या होता कहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल? है? ओह, थर्ड वाला। छोड़ दो, सी पार्ट छोड़ दो गाइस, सी पार्ट छोड़ दो। ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ,
9th 10th 11th 12th 13 और 14 15 16 17 18 19 सर लास्ट वाला लास्ट वाला जो है ये मैं बताता तो हूं, देखो, बट एक कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। जब भी हम किसी क्यू चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करवाते हैं तो उस पे वर्क डन जो है वो एक्चुअली कितना हो जाता है, वो QV हो जाता है। मल्टीप्लाई करना होता है, तुम्हें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखो और बोलो मास ऑफ प्रोटॉन इतना टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेट किया इसको किससे बताओ। अब ये क्या है, कैसे आया है बच्चों, ये तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, एक बार अभी तो नहीं। अभी तो बस इसको याद ही कर सकते हो तुम लोग। तो 1 किलो वोल्ट मतलब कितना होता है गाइस, वो होता है 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, और हमने एक प्रोटॉन एक्सेलरेट किया है गाइस, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1 eV, सॉरी eV क्या 1 E, वही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज प्रोटॉन का होता है। ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, 1 E into 10⁻³ that is 10⁻³ eV, that is 1 किलो। 1 keV। इसमें मास का कोई काम है ही नहीं। मास का काम तब आता पता है जब वो तुमसे ये पूछता कि इसका वेलोसिटी बताओ कितना है, तो तुम्हें ½ mv² पड़ता। इसको लिख लो एक बार, अभी याद कर लो, फिर बाद में काम आएगा ये। सर हाँ सर किलो साइकिल क्या यूनिट होता है? किलो साइकिल, अरे किलोमीटर किसका यूनिट होता है बताओ, मीटर का होता है ना, तो 10⁻³ का फर्क होता है। वैसे किलो साइकिल, साइकिल्स नंबर ऑफ साइकिल्स का यूनिट है, कितने रिवॉल्यूशंस, अच्छा, एक ही बात है। ओके सर। सबको समझा? ओके, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 18th सम। 18th सम, अरे 18th सम जो है, अच्छा 18th सम किस किस से हो गया बताओ, हाथ खड़ा करो जरा। एक देवांश, प्रणव, अथर्व और आरुषि, दृश्या, संस्कृति, गुड, हर्षिता, रोहित, ओके ठीक है, हाथ नीचे कर लो। देखो 18 सम क्या है, वो दिखने में टफ है बच्चे, लेकिन 18 सम जो है बहुत ही सिंपल फंडामेंटल बात है। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, hc बाय लैम्डा नॉट माइनस क्या बताओ, लैम्डा तुम्हारा डाला हुआ वेवलेंथ है, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू तुम्हें क्या चाहिए बताओ, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये ½ mv² हो जाएगा। तो पता है तुम्हारा आंसर यही है, बस ये आ गया। अब इसमें से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अलग करो, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा 2 ऊपर m नीचे, तो 2hc इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय m का होल रूट इज इक्वल टू v। इसको सॉल्व करने से मैंने लिखा है, सॉल्व करने से ये एक्सप्रेशन आता है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। अब इसको एक एक करके कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, कहाँ गया,
तो लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा हट गया, 2h/m हट गया, बचा c और लैम्डा लैम्डा नॉट। तो हमारे पास में आ जाता है c लैम्डा लैम्डा नॉट इज इक्वल टू k, इसलिए सी आंसर। क्योंकि इसमें भी k बचा हुआ है ना। सबको समझा? यस सर। ओके। हाँ गाइस देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेडियस और वेलोसिटी के फॉर्मूले याद किए थे बच्चों, शायद सबको याद हो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि रेडियस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ, n²/z होता है, ये भी याद रखना है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, r = 0.529 इंटू n²/z। यूनिट क्या रहेगा, एंगस्ट्रॉम। सेम वे में हमारे पास में जो वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। यूनिट क्या रहेगा, मीटर्स पर सेकेंड। प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मीटर्स पर सेकेंड। हमें इतना रटना है। बोलो, इतना पार्ट क्लियर है? अच्छा भाई, जब इतना पार्ट क्लियर है, हाँ हाँ भाई, जब इतना पार्ट क्लियर है तो हम एकदम लेवल 1 के बेसिक फंडामेंटल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे आते हैं। देखो एकदम बेसिक प्रॉब्लम्स पे। तो देखो लिखो, आइस 1, आइस 1 लिखो भाई। सर वो लेक्चर नंबर कौन सा? लेक्चर नंबर है हमारा ये, कौन सा लेक्चर नंबर है भाई ये, खुद ही भूल गया हूं, एक मिनट रुको। हाँ बुक कहाँ गई भाई, आई थिंक लेक्चर नंबर 5 है ये। तुमको लेकिन सवाल कॉपी कर रहे हैं सारे, हाँ ठीक है? हाँ तो हाँ भाई, कैलकुलेट रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। कैलकुलेट रेडियस of third orbit of lithium +2 ion। लिथियम +2 आयन। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन का सामान है भाई। हर्षद माइक ऑन कर सकते हो? हर्षद, हाँ 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 भाई, देखो हर्षद, बताओ मुझे फॉर्मूला क्या है इसका।
हाँ, जल्दी। n square into 6.26 into 10 raised to सिंप्लीफाइड वाला बताओ। हाँ, लास्ट आंसर क्या है इसका? लास्ट आंसर क्या होता है? रेडियस इज इक्वल टू 0.529 into n square by z डायमेंशन। एम्स्ट्रॉम। हाँ, बोलो पूरा ना। अच्छा, मुझे बताओ इसमें क्या क्या दे दिया है हर्षद? जी बताओ हर्षद। तो सब कुछ दिया। एन कितना है बताओ? n तो 1। आ, क्या बोल रहे हो यार? 3 सर टोटल 9। थर्ड ऑर्बिट बोल तो रहा है। 9 इस 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। जेड कितना है बताओ इसका? अरे काउंट करना है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। 1 हो गया। कितना? 1 अरे क्या बोल रहे हो बच्चे? मैं बोल रहा हूँ तुम्हें काउंट करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो 3 आ रहा है ना यार। अच्छा फिर से बताओ। तुम्हें समझ में नहीं आया तो बोलो। जी सर समझ में आया सर, पर +2 है ना, तो इसीलिए। बस मैंने तुम्हें उस समय वार्न किया था। ये Z जो है ये इसका चार्ज नहीं होता है। ये न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज है ये वो होता है। बाहर तो एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा ही भाई। तब तो हाइड्रोजन एटम का चार्ज तुम Z कितना लोगे? हाइड्रोजन का 0 ले लोगे क्या यार? 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज है ही उसमें। 1 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। तुम्हें इसका एटॉमिक नंबर डालना है। सुनो हर्षद, Z का नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर होता है ना। हाँ एटॉमिक नंबर डालना है तुम्हें। अब लिथियम पे चार्ज कितना है उससे क्या मतलब है? लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है कि नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 है कि नहीं है? है। आंसर क्या हो जाएगा? 0.529 into 3 तो 7 2 कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करने पे? 1.5 1.57 angstrom. 1.57। उठो भैया, उठो, नींद से उठो भैया। देखो 587. 587। ओके सॉरी। आइस 2 calculate radius ratio for second orbit of helium plus ion. Calculate radius ratio for second orbit of helium plus ion. For second orbit of helium plus ion and third orbit of barrier plus 3 ion. Plus 3 ion. हाँ भाई, कहाँ हैं सब लोग? सब जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं भाई? हाँ, कौन? सर आंसर है 8:9। ओके, प्राची माइक ऑन कर सकते हो? Yes, sir. हाँ प्राची बताओ मुझे क्या करूं मैं? सर R का फॉर्मूला लेंगे। फॉर्मूला बोलो प्राची। हर बार कम से कम एकदम, हाँ फॉर्मूला बुलवा के तुमसे जबरदस्ती याद करवा दूं मैं। क्या फॉर्मूला? जल्दी बोलो प्राची। R equals to 0.529 n square upon z angstrom. अच्छा, तो इसके अंदर 2 रेडियस की बात कर रहा है, रेशियो चाहिए प्राची। क्या करूं प्राची? ये लिख लेना, सुनो। फॉर ऑल रेशियो टाइप प्रॉब्लम्स,
कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। तो तुम्हें क्या नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें ये पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा आंसर सीधा क्या आ जाएगा बताओ? R1/R2 इज इक्वल टू, सीधा क्या बताओ? n N1 square by z. Z1 अपॉन N2 स्क्वायर बाय Z2। जल्दी से वैल्यूज बोलती जाओ। N1 कितना, जल्दी बोलो। 2 गुड, 2 का स्क्वायर। Z1 कितना, जल्दी बोलो। z1 2 2, इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 नीचे। N2 कितना, जल्दी बोलो। 3 3 अपॉन Z2 4 4। ये आंसर है। सबको समझा क्या आंसर आ रहा है? ये 8/9 आ रहा है क्या? टू बाई 9/4। हाँ, 8/9। 8/9 आ रहा है। देखो I3 लिखो। सबको समझा भाई? ये नहीं लिखा तो कॉपी करो उसको। सर वो पिछले क्लास में आप कुछ तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में बोल रहे थे, हाँ हाँ तो हाँ, तो ये B3+ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में कहाँ है? अरे है ना, बेरिलियम के पास में कितने बताओ? बी के पास में कितने प्रोटॉन्स हैं बाय डिफॉल्ट? 4 है। 4 प्रोटॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 4। तभी तो 0 चार्ज है। अब बताओ बी प्लस के पास कितने प्रोटॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ? अरे क्या हो गया, वो तो 4 ही रहते हैं हमेशा। हाँ सर, 4 ही बोल रहा हूँ। हाँ 4 ही थे ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ? एक ही है। 1 नहीं है, 3 है। हाँ, एक दिया। तो अब बताओ ना, बी प्लस सी के पास कितने होंगे? 4 में से 3 निकालोगे तो 1 बचेगा ना यार। हाँ तो लगेगा ना फॉर्मूले सारे यार। हाँ, सही है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक। हाँ ओके। अच्छा, तो इसमें सबने कॉपी किया? तो थर्ड देखो, देखो I3 देखो। कैलकुलेट the radius ratio of second orbit of lithium, oh sorry, calculate radius of first orbit of helium plus, calculate radius of first orbit of helium plus in terms of x, where x is second orbit of lithium plus 2, where x is second orbit of lithium plus 2। अच्छा गाइस देखो, ये सवाल भी रेशियो टाइप का सवाल है गाइस। अब जैसे पिछले प्रॉब्लम में देखो बच्चों, उसने यहां पे तुमसे साफ साफ रेशियो पूछ लिया था। इस सवाल में पता है वो तुमसे रेशियो पूछ नहीं रहा है, बट ये सवाल का टाइप रेशियो टाइप ही है आता है। वो तुम्हें बोल रहा है
कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस जो है मैंने पहले से ही मान लिया, अच्छा वो तुम्हें निकालना है, जो मैंने पहले से मान लिया है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 जो है वो x होता है। तो मैं एक बार सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 लिखने की कोशिश करता हूं, बताओ क्या हो जाएगा। हो जाएगा r इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन क्या 3 इज इक्वल टू x तुम्हें दिया है, ये तुम्हें गिवन है, और तुम्हें y निकालना है, ठीक है। वो y जो है वो रेडियस में क्या मान लेता हूं बताओ, तो मुझे निकालना है क्या, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, तो 0.529 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर से बोल रहा हूं, ये तुम्हें x दिया है, ये नोन मानो आज, और ये y रेडियस जो है ये अननोन है। आंसर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, x अपॉन y बस डिवाइड कर दो, तो 4/3 इंटू 2/1 दैट इज इक्वल टू 8/3। हाँ तो बताओ अब तुम्हें निकालना क्या था इसमें से, x और y में से y निकालना था, तो y इज इक्वल टू 3x/8। सर हाँ बोलो। सर मुझे y में जो 1/2 लिखा है वो नहीं समझा, कैसे मिला आपको? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस क्या होता है, अच्छा ओके, अच्छा ठीक है सर। सर हाँ बोलो। डायरेक्टली x इज इक्वल टू y इक्वेट कर सकते हैं, कैसे, मतलब हीलियम का जो मतलब रेडियस है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लिथियम। नहीं इक्वेट कैसे कर सकते हैं, इनका रेडियस सेम है ही नहीं। ओह इनका रेडियस सेम है ही नहीं, वो इतनी सी बात है। सुनो तुम्हारा वेट कितना है बताओ, सर 70। 70, और 70 के बाद में किससे पूछें, स्वरांशी तुम्हारा वेट कितना है, कितना 40 40। तो भाई तुम समझो ना, जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं इतनी सी बात में, देखो कि आज तुम्हारा वेट जो है वो x है, तो स्वरांशी का वेट इन टर्म्स ऑफ x बताओ कितना है, तो भाई क्या करोगे, तो भाई 70 इज इक्वल टू x है, तो 42 इक्वल टू y मान लो, 40 इक्वल टू y मान लो और डिवाइड कर दो, बस ये हो गया ना सवाल यार। 7/4 इक्वल टू x/y आया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, 4x/7 हो गया ना, ये आंसर है। हमने बस डिवाइड, ये इक्वल तो x इक्वल टू y थोड़ी किया हमने, तो हमने स्वरांशी का वेट y x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया ना कि 4/7 ऑफ x होगा। समझ में आया कि भाई? यस सर। अच्छा भाई देखो आइस 4 देखो, फाइंड रेशियो ऑफ ऑर्बिट नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। आइस 4 देखो, फाइंड रेशियो ऑफ ऑर्बिट नंबर्स of hydrogen atom and Be plus 3 ion and Be plus 3 ion at which their
there radii become equal. जल्दी देखो, बिल्कुल अलग सवाल है, सब रेडियस एप्लीकेशन पे है, लेकिन सब सवाल अलग अलग, थोड़े डिफरेंट, थोड़े यूनिक है। हाँ, नहीं साउंड, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं करने का, 2 मिनट अपने आप करो। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, तुम समझे नहीं। देखो, अरे देखो तुमसे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, देखो मुझे पहले कौन बोला था सर इक्वल, डायरेक्ट इक्वल नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे देखो उसने स्पेसिफिकली, हाँ बोलो। 1/2 हाँ लवन्या, 1/2 आंसर लवन्या। स्वरांशी। अच्छा स्वरांशी, सॉरी, 1/2 आंसर है, गुड। अब देखो वो तुमसे साफ साफ वर्ड यूज कर रहा है बच्चों, रेडियाई बिकम इक्वल। देखो उसको देखो, रेडियाई बिकम इक्वल। देखो मैं 2 डिफरेंट कलर्स यूज करता हूँ गाइस। देखो सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के रेडियस का फॉर्मूला है, किसी भी nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z1। और सपोज ये B+3 आयन है और उसके किसी भी रेडियस का फॉर्मूला है, nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय क्या, n स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए ना सर। रुक तो जाओ, n स्क्वायर बाय 4। अब वो बोल रहा है दोनों बराबर हो जाएं, दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 0.529 into NH square by 1 should be equal to 0.529 into NBE+3 square by 4। ये कट गया और इससे हमारे पास में आंसर क्या आएगा इस बताओ, दैट NH का स्क्वायर अपॉन NBE+3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। इसके रूट लेने से निकल के आया गाइस मेरे पास में NH/NB+3 इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या मतलब है गाइस? एक बार जरा इतना कॉपी कर लो, बताओ ये सब समझ में आया क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है बताओ? यस सर। हाँ मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है? 1/2 जो आया है, इसको मैं यहाँ से, मैं इसको हिंदी में क्या एक्सप्लेन करूं कि इस आंसर का ये मतलब है कि 1/2 के रेशियो में अगर ऑर्बिट नंबर्स हुए तभी उन लोगों का रेडियस इक्वल हो जाएगा। वाह क्या बात है, कौन बोला? अथर बोला क्या? आर्यन सर। आर्यन। अगर 1/2 के रेशियो में ऑर्बिट नंबर्स हुए तो उनका रेडियस जो है वो इक्वल हो जाएगा। 1/2 के रेशियो में ऑर्बिट नंबर्स हुए तो उनका रेडियस इक्वल होगा। इस बात को देखो मैं पेपर पे ड्रॉ करके समझाता हूं तुम्हें, इसका मीनिंग क्या है।
देखो इसका मीनिंग ये है, अगर मैं हाइड्रोजन को ड्रॉ करता हूं, मान लो ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है, ये इसका थर्ड ऑर्बिट है। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, देखो इतना बड़ा मैस क्यों क्रिएट करें। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो इसके पास में अगर मैं B+3 ड्रॉ करूं, गाइस देखो, तो अब पिछले जो है वो पेज से ये निकला, हाइड्रोजन का ऑर्बिट नंबर 1 होगा, तो इसका ऑर्बिट नंबर कितना होगा 2। इसका मतलब ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है गाइस। तो बेरिलियम +3 के अंदर वो ऑर्बिट नंबर जब 2 होगा तो इसका रेडियस जो है गाइस, ये बताओ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो उसका रेडियस है, n=2। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट इसका कहां पे होगा बताओ, इसके अंदर घुसा हुआ होगा। फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो इसका कहां पे होगा बताओ, इसके अंदर घुसा हुआ होगा। ये n=1 है और ये B+3 का न्यूक्लियस है। अच्छा, फिर जब इसका सेकंड ऑर्बिट होगा गाइस, हाइड्रोजन का जब सेकंड ऑर्बिट है, तो इसका कौन सा ऑर्बिट होगा बताओ। जब मैं H को यहाँ पे 2 ले लूंगा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4। B+3 का n कितना आ जाएगा बताओ, 4। मतलब एक नंबर दूसरे को अफेक्ट कर देता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे इसका 4th ऑर्बिट रहेगा। इसका 4th ऑर्बिट रहेगा, तो इसके बीच में क्या रहेगा गाइस, इसका थर्ड ऑर्बिट। n=3, n=4 एंड सो ऑन। एक चीज रियलाइज करो, सुनो, इसके अंदर बताओ टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं। सुनो गाइस, इसमें टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं वैसे, टोटल ऑर्बिट्स कितने होते हैं वैसे बताओ। इन्फिनिटी। और इसमें भी टोटल ऑर्बिट्स कितने हैं बताओ। इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ इसके अंदर। ये सेम एक है, ही है सर। एक ही है, दोनों में हाँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ही है, 1 है। तो ये हो क्या रहा है, देखो कि हाइड्रोजन का एक छोटा सा, देखो हमारे पास में क्या होता था, हाइड्रोजन का एक छोटा सा न्यूक्लियस था। जैसे जैसे इस न्यूक्लियस का Z इंक्रीज हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ बताओ, इसने इस ऑर्बिट्स को अंदर की तरफ पुल किया कि नहीं किया बताओ गाइस। उसने इन ऑर्बिट्स को अंदर की तरफ पुल किया, और ऐसे फील करो कि ये अंदर की तरफ पुल होते होते क्या हो गया बताओ, ये श्रिंक होके जो है, ठीक है, ये श्रिंक होके जो है ये सिस्टम ऐसा हो गया है। एंड जितना Z इंक्रीज करता है उतना बताओ और क्या होते हैं, ऑर्बिट्स अंदर की तरफ क्या होते हैं बताओ, ऑर्बिट स्क्वीज होते हैं। ये रीजन है, थोड़ा सा बताओ, तुम्हें हल्का सा हिंट, कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में के अंदर क्या होता है बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इंक्रीज होता है, साइज थोड़ा सा डिक्रीज करता है ना बताओ, क्योंकि तुम Z इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, ऑर्बिट्स का सेम ऑर्बिट का साइज क्या होगा बताओ, स्क्वीज होता जाएगा ना बताओ। तो जब मैं बेरिलियम +3 में खड़ा हूं अभी, तो ये हालत है। जब मैं बोरॉन में और कार्बन में जाऊंगा तो उसके अंदर क्या होगा बताओ, ये चीज और स्क्वीज होगी और स्क्वीज होगी। समझ रहे हो क्या? लेकिन सर वो ऊपर से नीचे आते वक्त तो बढ़ता जाता है ना।
मतलब एटॉमिक रेडियस डाउन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग होता है ना। वो तो इसलिए होता है बच्चे क्योंकि भाई तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर अगर तुम्हारे पास सिस्टम में सेम ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तब तो ठीक है, जेड बढ़ रहा है। तुम्हारा ये ऑर्बिट ही बढ़ गया तो तुम्हें नया ऑर्बिट ओपन करना है, तब तो भाई ज्यादा होगा ना यार। तब तो फिर नए ऑर्बिट की दूरी भी तो बढ़ जाएगी ना। यस सर, यस। मतलब भाई तुम्हें हल्का सा आइडिया दिया है, वो तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो उसे। तो मतलब ये था यहाँ पे। देवांगी 3-4 ऑर्बिट्स से ज्यादा एटम अनस्टेबल होता है ऐसा नहीं है। ऑर्बिट्स तो इनफाइनाइट हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है वो कितना स्टेबल है, अनस्टेबल है और क्या है। तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स एक ही हैं। ये हम लोग खाली ऑर्बिट्स का रेडियस कंपेयर कर रहे हैं गाइस, एम्प्टी ऑर्बिट्स का रेडियस बस। चलो खैर, सबने लिखा है इतना, ये तो ऐसे ही हम खाली फील कर रहे हैं, ऐसी की बात नहीं है। ठीक है, तो हम देखो 2 चीजें और सीख रहे हैं बच्चों, वो है टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। और एक बात ध्यान रखना, देखो बच्चों, this frequency is different from nu of light। वो अलग है, ये अलग है। अच्छा बताओ, देखो मैंने तुम्हें ना लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बोला था, देखो तुम अगर फील करके अपना आंसर लिख लोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में, हमने बोला था। तो तुम टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में क्या होगा, ये तुम अपने आप सोच के बता सकते हो क्या, विदाउट लुकिंग, विदाउट गूगलिंग, विदाउट टर्निंग पेजेस, बस सोच के ऐसे ही। मैं तुम्हें हिंट देता हूं, ठीक है, कि इसका हिंदी में डेफिनेशन क्या था बच्चे, बताओगे कोई? हिंदी में इसका हिंदी में मीनिंग क्या था? शर्वरी माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। टाइम पीरियड हिंदी में तुम्हें डेफिनेशन याद है क्या शर्वरी? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, नहीं याद है तुम ठीक है, जब मैं डिस्कस किया था शर्वरी। आई डोंट नो, ठीक नहीं थी, मुझे श्योर नहीं है कौन था शुरू से अपने साथ में, हम लोग के पास में शुरू से जो है वो ईशा माइक ऑन कर सकते हो? हाँ सर। टाइम पीरियड का डेफिनेशन याद है हिंदी में हम क्या बोला था? समथिंग इन वन, और फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होता था, रोटेशन। हाँ, फ्रीक्वेंसी समथिंग इन वन कुछ और होता था। waves in one full ऑसिलेशन या रोटेशन, ऑसिलेशन। हाँ हाँ हाँ, हाँ। अच्छा देखो ऐसे याद रखो बच्चों, सुनो, इसके अंदर वन क्या होता है और इसके अंदर वन क्या होता है, ये याद रख लो। तो टाइम पीरियड में तुमसे वो टाइम तो पूछना चाहता है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्या, बोलो? 1 revolution। बस इतना सिंपल डेफिनेशन है। देखो शर्वरी, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 रिवॉल्यूशन, ये इसका डेफिनेशन है। और फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ फिर? waves in 1 second। वेव्स, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात चल रही है ना बच्चे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। हाँ हाँ, राइट।
देखो रिवॉल्यूशन, अब बताओ जैसे इसमें रिवॉल्यूशन 1 था तो इसमें यही चीज अननोन है, और इसमें टाइम अननोन था तो इसमें ये चीज नोन है इन 1 सेकेंड। अच्छा, बहुत बच्चों ने फॉर्मूला लिख के बताया है, देखो दिवांगी ने, अमन ने। अब बताओ टाइम क्या होता है, बताओ टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं होता गाइस? अब 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना है बोलो? 2 पाया, और स्पीड क्या है? वो फॉर्मूला सर 0.5 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। बिल्कुल। और ये क्या होगा बताओ, इसका उल्टा v डिवाइडेड बाय क्या है? पहले तो इतना ध्यान से देखो। अब बताओ 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, कांस्टेंट। रेडियस और वेलोसिटी तुम अब निकाल सकते हो। इसका बहुत ही भयानक एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखो 2 इंटू 3.14 इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 10 रेज टू पावर -10। देखो जो भी कुछ रेज टू पावर -10 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 इंटू जेड बाय एन। तो ऑफ ऑल दिस कांस्टेंट शिट, इतनी भयानक जो नंबर की लिस्ट बन गई है, लीविंग दिस ऑल इन अ कांस्टेंट k, आई कैन जस्ट रिमेंबर, सुनो k को तो साइड में रख दिया मैंने, और मैं बस इतना याद कर लेता हूं, देखो k इंटू बोलो n स्क्वायर बाय z अपॉन z बाय n कितना होता है बच्चों? एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। यस, यस, ये n क्यूब बाय जेड स्क्वायर जो है, ये आज से एक नई फिजिकल क्वांटिटी टाइम पीरियड का प्रोपोर्शनलिटी का फॉर्मूला बन गया है। देखो तो बताओ इसका फिर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली उल्टा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या बोलो? कभी भी तुम्हें कंफ्यूजन होना, सर मैं भूल गया, सर ये क्यूब और जेड स्क्वायर मुझे याद नहीं हुआ, तो सुनो बहुत इजी है, बहुत इजी है। सुनो, जो कांस्टेंट्स है उनको छोड़ दो। बताओ वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी किस पे होता है? बोलो फॉर्मूला याद करके बोलो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी किस पे है? जेड बाय एन पे है कि नहीं है बताओ? हाँ। और रेडियस प्रोपोर्शनलिटी किस पे है बताओ? स्क्वायर बाय जेड। बस ये आंसर आ गया है। तो इसके सवाल कैसे आते हैं? ठीक है, ये k जो है बताओ, ये k तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ये या ये नंबर यूज करना है फॉर ऑल रेशियो टाइप प्रॉब्लम्स। सर के कैंसिल होगा मतलब वैल्यू तो आएगा ना। नहीं नहीं, रुको रुको, देखो एक बार इसे जरा लिख लो, कॉपी कर लो, बताता हूँ क्या होगा। अरे वो रेशियो के लिए कैंसिल होगा। प्रॉब्लम देखोगे ना जब तुम, तो जैसे 0.529 कैंसिल होता है ना, वैसे ही के भी कैंसिल हो जाएगा। ओके। लिखा भाई? सबने लिखा? एक मिनट सर। Yes, sir.
Okay. Yes, sir. देखो, तुमसे अगर कोई ये पूछता है कि फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ rotation of electron in second orbit of lithium plus 2 to that of first orbit of C plus 5 हाँ भाई, अब तुम अगर भूल गए बाय चांस, देखो सपोज करो, देखो तुम्हें जो पुराना कुछ याद नहीं है, तो हम पता है इसके सॉल्यूशन में सब कुछ क्रैश से डिराइव कर सकते हैं थोड़ा। और एक बार अगर तुमने अपने आप निकाला, डिराइव किया ना, पता है तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तुम इतना मेंटली स्ट्रांग फील करोगे कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल अपने आप डिराइव करके कर लूंगा। नहीं तो हम हर समय घबराते रहेंगे, सर कैसे लर्न करूं, क्या करूं। टाइम पीरियड का हिंदी में डेफिनेशन, ठीक है, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन। आराम से बैठ के सोचना, टाइम 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 इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड v, ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल टू r बाय v, लिख लिया भाई। r की प्रोपोर्शनलिटी n स्क्वायर बाय z, n स्क्वायर बाय z, v की z बाय n, तो n क्यूब और z स्क्वायर। इतना सोच के तुम्हें 2 मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बना लिया तुमने। और अब अप्लाई करना। तो बताओ, वो तुमसे ये पूछ रहा है ना, बताओ टाइम पीरियड 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 2, दिस इज इक्वल टू n1 क्यूब। देखो गाइस, n इसको हम यूज कर रहे हैं, n1 क्यूब बाय z1 स्क्वायर होल अपॉन n2 क्यूब बाय z2 स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है। कितना आ रहा है भाई आंसर? 96। 9 नहीं भाई, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 होल अपॉन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ C plus 5, फर्स्ट ऑर्बिट। सर वो 2 क्यूब होगा ना? आई एम सॉरी, हाँ यार 2 क्यूब होगा। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ C plus 5, 6 का स्क्वायर। ये आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 32/1। क्या हुआ? 32 आएगा, 32। हाँ 32:1। हाँ 32:1। 36 डिवाइडेड बाय 1, 9 4s that is equal to 32/1। हाँ भाई रितिशा, हाँ देवांश, सबको समझा? यस सर। सर हाँ बोलो। आपने टाइम पीरियड का पहले डेरिवेशन निकाल दिखाया था ना सर? हाँ
सर वो याद रखने की जरूरत है क्या, मतलब ऐसे कांस्टेंट चेंज कर दिया तो? नहीं, जो देखो जो लोग इसको याद कर लेते हैं n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, वो अच्छी बात है, लेकिन ऑफन क्या होता है ना, अभी जैसे एक आध और ऐसा प्रोपोर्शनलिटी आएगा, फोर्स का एक्सप्रेशन का प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ठीक है, तो तुम ऐसे कितने याद करके अपने पास रखोगे? और दूसरा, डेरिवेशन मुश्किल नहीं है बच्चे, तुम इसे एक बार एग्जाम में अपने आप वेरीफाई करोगे, लेकिन हाँ तुम अभी छोड़ सकते हो, अभी तुम्हें इतने काम नहीं आएगा, तुम सिर्फ फॉर्मूला याद करोगे तो काम चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है? ओके सर। हाँ, तो देखो गाइस, इसमें लास्ट सवाल देखो हमारा, ये सर ने लिखा ना, देखो अब क्या है कि फॉर a particular H like sample, H like species, ratio of two different orbits is 4r and 16r. 4r and 16r. Then find ratio of frequency of revolution of electron in these two orbits. बताओ जल्दी से गाइस। हाँ भैया, आया किसी का? देखो किसी का नहीं आया? सर आ रहा है, 1 सेकेंड। ओके 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 ओके, गुड इनफ। शायद सही है, देखते हैं अभी एक बार। ओके ओके ओके, देखो तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं यहाँ पे। सॉल्यूशन बताओ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v/2πr ठीक है, v/2πr। तो f1/f2 क्या हो जाएगा बताओ? r तुम्हें 4r 16r दिया है,
v by 2 pi r1 upon v by 2 pi r2, तो बेसिकली क्या बन गया बताओ ये r2 by r1। ये 64:1 कैसे आ रहा है गाइस? सर मेरा भी यही आया, आपने जो लिखा वो 1:4 आया, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करे कैसे आया उनका। सर मैंने एक्चुअली अलग तरीके से किया। ठीक है सर मैंने n1 क्यूब बाय z2 स्क्वायर है ना, हाँ उसमें से रेडियस का रेशियो अलग कर दिया, जैसे अच्छा। n1 स्क्वायर बाय z1 अच्छा 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 इंटू n1 बाय z1 किया। अच्छा फिर वो n स्क्वायर बाय z का तो 4r रख दिया, हाँ और दूसरे वाले में 16r रख दिया। फिर वो पहला वाला फॉर्मूला कट गया और r कट गया, तो 4 1s और 4 4s, तो 1:4 ऐसा। तुमने इतना लंबा बताया, खैर इससे आंसर जो है मेरे पास वैसे R2 16R और ये 4R आ रहा है और इससे 4:1 बच रहा है। अच्छा तुम्हें पता है, तुम साइड में इसे लिखो और यहाँ पे लिखो कि ये प्रोसेस तो गलत है, ये मेथड गलत है। मुझे बताया इसमें गलती क्या है? सर वो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। अब बताओ, पता है उसने तुम्हें जब रेडियस का रेशियो दिया तो तुमने क्या किया, तुमने रेडियस रेशियो सेम उसमें डाल के बाकी सब उड़ा दिया, ये गलत हो गया। क्योंकि ये अंडरस्टूड सी बात है कि रेडियस चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज करेगी ही करेगी। हम सवाल को फिर से रीस्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब उसने तुम्हें रेडियस का रेशियो दिया है दैट r1 by r2 is equal to 4r by 16r that is equal to, अब देखो वो क्या है बताओ, n1 स्क्वायर by z अपॉन n2 स्क्वायर by z है। z से z काट दो, क्यों बताओ? क्योंकि उसने लिखा है फॉर अ पर्टिकुलर h लाइक, तो हम बोल सकते हैं कि z सेम होगा। लेकिन एक्चुअली ये नंबर तो बताओ n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर बन गया ना, 4r बाय 16r 1/4 का नंबर एक्चुअली ये बन गया। अब इससे मेरे पास बताओ n1 बाय n2 कितना आता है बताओ गाइस? 1/2 निकल के आता है। तो हम सवाल को रीस्टार्ट करते हैं बच्चों। अब तुम्हारे पास अब n1 n2 का रेशियो आ गया। अब बताओ फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? हमने सीखा था पिछले पेज पे। वेलोसिटी नहीं नहीं नहीं, z स्क्वायर बाय n क्यूब होता है कि नहीं होता? यस सर। तो f1 बाय f2 बेसिकली क्या है बताओ? z तो सेम है, n2 क्यूब बाय n1 क्यूब हुआ कि नहीं हुआ गाइस? तो n2 क्यूब बाय n1 कितना है बताओ? 2 क्या क्यूब बाय 1 दैट इज इक्वल टू 8/1 आंसर। नीचे का दिख रहा है क्या भाई? देखो जल्दी से। सर स्क्वायर रूट निकालना भूल गया सर। स्क्वायर रूट निकालना भूल गए। ओह शिट। अच्छा 4 का तुमने क्यूब कर दिया ऐसा कुछ? नहीं सर, वो 4 ही ले लिया सीधा, तो 64:1 है। हाँ वही 4 का क्यूब कर दिया तुमने, 4 4 16 4 64। ओके सब लोग इसे कॉपी करो जल्दी से। देखो लास्ट चीज हम देखते हैं आज की। कुछ डाउट तो पूछो। सर वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में हम डायरेक्टली 4r और 16r क्यों नहीं पुट कर सकते? वो n कर सकते क्यूब हैं। और चलो करें।
हाँ देखो चलो करते हैं, कुछ नया करते हैं। फॉर्मूला क्या है बताओ उस फ्रीक्वेंसी का? v1/2πr1 है ना? हाँ, नहीं वो n z² / n³ वाला। वो तो नहीं, वो तो यही है ना बच्चे, ये रहा वो। हाँ तो इसमें आपने वो n1 और n2 का पहले रेशियो निकाला ना 1/2। लेकिन ओहो सुनो, कौन बोला है? रितिशा। हाँ सर। रितिशा, वो रेशियो n1 n2 के टर्म्स में है, उसमें r की जगह है ही नहीं, मैं r कैसे डालूं उसके अंदर भाई? अरे मैंने तुम्हें रेडियस दिया है और वो फॉर्मूला n1 n2 पे काम कर रहा है, तो मुझे पहले इस रेशियो को n में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डालूंगा ना n को इसमें मैं। तभी तो मैंने इसको n में कन्वर्ट किया, देखो पहले। ओके ओके, हाँ समझा। तभी तो मैंने तुम्हें समझाया है कि ये 4r और 16r रेडियस देना बच्चों, और ये देना कि n1/n2 1/2 है, ये एक ही बात है। ओके। लेकिन एक इनोवेटिव तरीका ये हो सकता है बच्चों, सुनो, कि तुम इसमें इसको v1 v2 लिखना, v से v काटो मत, और अब ऐसे लिखो एकदम फंडामेंटल तरीके से, 2π काट दो। बताओ क्या बन गया? बताओ गाइस, v1/r1 इंटू r2/v2 बना कि नहीं बना? अच्छा मुझे ये भी पता है, देखो बच्चों, कि v1/v2 को रखो साइड में, r2 कितना है 16r, ये कितना है 4r, ये भी काट दो, ये 4/1 हो गया है। तो अल्टीमेटली आंसर 4/1 इंटू v1/v2 हो गया। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे v1 v2 नहीं पता है। बोलो सही है क्या? तो v1 v2 निकालने के लिए मुझे फिर इसका सहारा लेना पड़ेगा। देखो बच्चों, v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/n, और r प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बताओ? n², है कि नहीं बोलो? तो क्या मैं, मुझे बताओ, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख सकता हूं? देखो गाइस, कि v is proportional to, let's replace n with √r. बोलो, can I do this? कैसे किया भाई? देखो मैंने r प्रोपोर्शनल टू n² है ना बच्चों, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो √r प्रोपोर्शनल टू n होगा कि नहीं होगा बताओ? बोलो समझा क्या? और फिर n को रिप्लेस कर दो किससे बताओ? √r से रिप्लेस कर दो। तो अब बताओ फिर से, v1/v2 विल बी इक्वल टू क्या बताओ? 1/√r1 इंटू √r2/1 होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ। तो बताओ √r2 कितना है? 16r। √r1 कितना है? 4r। दैट इज इक्वल टू कितना? 4/1 का रूट। इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ गाइस? 4/1 इंटू 2/1। सबको समझा क्या भाई? ये खैर ये मेथड सुनो, ये मेथड अच्छा नहीं है, प्रीवियस मेथड ज्यादा अच्छा है, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूं कैसे। देखो आंसर बच्चे निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। तुम जब तक एकदम अपने कॉन्सेप्ट पे फर्म हो, तब तक कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं जाऊं नेक्स्ट पेज पे? तो वैसे एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, ऐसा बहुत जरूरी नहीं है इसे याद करना। और देखो लास्ट कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल देखो, हमने रेडियस सीखा, वेलोसिटी सीखा, टाइम पीरियड सीखा, फ्रीक्वेंसी सीखा। सपोज तुमसे वो फोर्स पूछता है, देखो गाइस, फोर्स पूछता है मतलब
तो रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी क्या थी बताओ? n स्क्वायर बाय z। देखो आज ये सब याद कर लेंगे। वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी क्या थी बताओ? z बाय n। टाइम पीरियड क्या थी बताए? बोलो भाई। n क्यूब बाय z स्क्वायर। n क्यूब बाय z स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? z स्क्वायर बाय n क्यूब। z स्क्वायर बाय n क्यूब। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? फोर्स इज इक्वल टू kg m upon s square। kz e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, और या फिर इज इक्वल टू क्या बताओ? mv स्क्वायर बाय r। अब तुम चाहे इससे निकालो बच्चों, चाहे इससे निकालो, तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी तो सेम ही आएगा। कैसे? k तो कांस्टेंट है, e का स्क्वायर कांस्टेंट है, बचा क्या बताओ? ऊपर क्या बचा? z। और नीचे क्या बचा बताओ बच्चों? r स्क्वायर है तो r स्क्वायर है तो n स्क्वायर बाय z का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? z क्यूब बाय n रेज़्ड टू पावर 4। सर फोर्स का फॉर्मूला में तो मास इनटू वेलोसिटी आता है ना? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है ना बच्चे। मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। तुम देखोगे बाद में कि ये मास हटा दोगे, v स्क्वायर बाय r एक्चुअली एक्सेलरेशन ही है। ओह यस सर। इसको लिख लो, हम बाकी सर वो फोर्स का फॉर्मूला है, वो मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, mv स्क्वायर बाय r। हाँ हाँ हाँ, देखो तुम v स्क्वायर बाय r से निकालो। देखो एक बार देखो, v स्क्वायर क्या होता है बताओ? z बाय n का होल स्क्वायर। हाँ। और r क्या है बताओ? n स्क्वायर बाय z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इनटू z बाय n स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हाँ। समझा क्या? बोलो ये। समझा। चलो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे क्लास एंड करता हूँ आज के लिए। थैंक्स अ लॉट। हम नेक्स्ट क्लास में एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जब बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।